आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के बारे में। ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आए दिन आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आते हैं, तो हमें वहाँ पर समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यदि मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता होगा तो ये समझना काफ़ी आसान होगा। साथ ही साथ आपके साथ हो सकता है किसी ने मौलिक अधिकार का हनन कर दिया हो, तो उस कंडीशन में भी मौलिक अधिकार को समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमें अपने अधिकार को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आपको समझना होगा कि फंडामेंटल राइट जो है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो है 12 से 35 के बीच आता है। आर्टिकल 12 से 35 मीन्स अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये आता है। अब और एक टर्म आता है ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट क्या है और फंडामेंटल राइट क्या है, इसे सबसे पहले समझना जरूरी है। ह्यूमन राइट मीन्स मानव अधिकार। क्या है मानव अधिकार? मानव होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं। तो मानव अधिकार किसी एक देश के सीमा से बंधे नहीं होते। आप यदि अमेरिका में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, तो आपके मानव जो अधिकार है वो बरकरार रहेंगे, ठीक है। मगर फंडामेंटल जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, राइट, जो कि 6 अधिकार हमें फंडामेंटल राइट के रूप में दिए गए हैं। पहले ये 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। मीन्स पहले 7 थे मूल संविधान में, बट अभी 6 है। खैर, इतना तो हमें समझ में आया कि मानव अधिकार जो है वो एक बाउंड्री पे जो है डिपेंड नहीं करता, किसी एक देश पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, कुछ कंट्री है जैसे चाइना वगैरह है, वहाँ पे डिपेंड करता है आपको मानव अधिकार वहाँ कितने मिलेंगे, ये क्वेश्चनेबल है, राइट। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के बीच अंतर हमने समझा। अब आर्टिकल 12 और 13। 12 क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं आइकन में। आर्टिकल 13 के बारे में भी हमने बताया था कि आर्टिकल 13, थोड़ा सा बता दें कि आर्टिकल 12 जो है राज्य टर्म को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या लेता हो, तो लाभ लेता हो, सहायता लेता हो। राज्य का मतलब वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब राज्य नहीं। राज्य का मतलब है कि जो सहायता लेता है कोई भी ऐसी संस्थाएं, जैसे एग्जाम्पल बीसीसीआई भी एक राज्य के अंतर्गत ही आएगा। खैर, आर्टिकल 13 ये कहता है कि आर्टिकल 13 में संसद और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि यदि कोई कानून हमें लगता है कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है या जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, वो सही नहीं है हमारे लिए, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को वो देखेगा और यदि वो कानून हमारे लिए सही नहीं है, यदि वो कानून संविधान के ढांचे को आघात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के अंदर ये पावर है कि उसे वो निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है उस कानून को। राज्य की हम बात करते हैं, तो राज्य की हमने परिभाषा जान ली। संसद क्या है? तो संसद के पास भी आर्टिकल 13 के अंदर ये पावर है। यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो संसद उसे बदल भी सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप आइकन में देख सकते हो। तो ये तो हमने समझ लिया। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी जरूरी है। एक तो है विधि के समक्ष समानता, ये पहला टर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधि के समक्ष जो है सभी समान है। आप किसी कास्ट बेसिस पे या किसी बेसिस पे जो है अंतर नहीं कर सकते। सभी कानून के समक्ष जो है कानून सभी को बराबर दृष्टि से देखेगा। और ये कंसेप्ट आया है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में एक काफ़ी फेमस जो है थिंकर हुए करते थे, पॉलिटिकल थिंकर, जिनका नाम है डाइसी, राइट। और उन्होंने एक लिखा था बुक, रूल ऑफ द लॉ, मतलब कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। अब विधि का मतलब क्या होता है इसे आप समझ ले थोड़ा। विधि का मतलब हिंदी में इसे विधि कहते हैं, इंग्लिश में इसे लॉ कहते हैं। विधि जो होता है ना, विधि 2 तरह की होते हैं। विधि तो सिंपली आप समझ रहे हैं कि कानून होता है। तो एक तो विधि होगा जो संविधान बनने के पहले था, और एक विधि जो संविधान बनने के बाद। तो एक तो हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पूर्व संवैधानिक नियम,
और दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक नियम, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपके लिए एक नया टर्म आ रहा होगा कि भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने के पहले भी कुछ नियम थे क्या? बिल्कुल थे। ऐसे कई सारे आप नियम देखेंगे। जैसे मैं बात करूं सीआरपीसी की, जिसमें कई सारी धाराएं हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये बाद में आया, लेकिन आप कैसे ऐसे कई सारे रिलीजियस जो है, धार्मिक कई सारे ऐसे नियम हैं, जैसे सांप्रदायिक आदेश, ठीक है, जो तमिलनाडु, मद्रास उस टाइम हुआ करता था, मद्रास में था। तो कई सारे ऐसे लॉ थे जो संविधान बनने के पहले थे। तो ये जो है विधि जो है आप ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 13 जो है विधि को परिभाषित करता है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या क्या है? संसद को पावर दी गई, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई और विधि को भी ये परिभाषित करेगा। तो विधि दो टाइप की हो गई, तो एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और जो संविधान बना उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। तो आर्टिकल 14(1) के अंदर हमें समझ में आया कि विधि के सबक सभी समान है, मगर आपको एक विरोधाभास हो रहा होगा कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे सीनियर सिटीजन के साथ आप देखेंगे कि बैंक के लिए एक अलग लाइन लगी रहती है, वुमेन के लिए अलग लाइन रहती है कई बार, राइट, और दोनों को अलग अलग लॉ उनके लिए भी बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसी के लिए जो है आर्टिकल 14 के बाद पहला वाला विधि के समक्ष समानता, दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, मीन्स विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है उन्हें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सी बात है, यदि एक फिजिकल हैंडीकैप की बात करी जाए, महिलाओं की बात करी जाए, सीनियर सिटीजन की बात करी जाए, तो उनकी जो एफिशिएंसी है हमारे जैसी तो नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। एक 60 साल से ज़्यादा वृद्ध इंसान है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो बैंक में उतनी लंबी लाइन में खड़े नहीं रह सकते। एक फिजिकल हैंडीकैप यदि उन्हें जो है उनकी शारीरिक क्षमता कम है तो उसके अनुसार उन्हें एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से अलग तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राइट। दैट्स वाई ये टर्म आर्टिकल 14(1) और 2 के अंदर आता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण मिलना चाहिए। तो समान संरक्षण ये कहता है कि कानून जो है उनके लिए अलग बनाए जा सकते हैं, जो जिससे क्या होगा कि विधि का समान संरक्षण किया जा सकेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। क्या है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 के नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि सर आज तो कुछ मूवी की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 15 एक मूवी बनी है, मैं मूवी की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई राज्य किसी भी 5 आधार इसमें बनाए गए। क्या क्या आधार हैं? आधार है जाति, कास्ट, लिंग मीन जेंडर, जन्म स्थान, मूल वंश, राइट, जाति, और यहां पे एक टर्म आएगा धर्म। तो ये 5 टर्म है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कानून जो है इन पे विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये साफ साफ आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। मगर आप यहाँ पे आर्टिकल 15(3) की बात करेंगे तो विभेद कर सकता है, मगर उसे जानने के पहले आपको आर्टिकल 15(2) जानना जरूरी है। क्या है आर्टिकल 15(2)? आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसको जाति, धर्म, ये 5 बेसिस के आधार पर कोई सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ पे प्रवेश करने से वह वर्जित नहीं कर सकता। जैसे कोई कुआं है, कोई मंदिर है, कोई होटल वगैरह, यदि सार्वजनिक स्थान की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे वर्जित नहीं किया जा सकता कि आप फलाना जाति के हो, फलाना धर्म के हो, नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि कोई राज्य अलग कानून बना सकता है, जैसे वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए। ये 2 टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन और चाइल्ड, इन दोनों के लिए अलग कानून जो है बना सकता है। लिंग देखिए, यहाँ पे जो लिंग है वो वुमेन का अलग है, राइट, ये तो मेल नहीं है, तो मेल फीमेल के लिए अलग अलग कानून बनते हैं। तो आप कहेंगे कि लिंग के आधार पर तो अलग कानून बना हुआ है, भाई ऐसा क्यों है? तो आर्टिकल 15(3) ये साफ साफ कहता है कि वुमेन और चाइल्ड के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति वैसी नहीं है, उन्हें प्रेफरेंस तो मिलना ही चाहिए,
यहाँ पे एक केस मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 15 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश, धर्म के आधार पे जो है विभेद नहीं कर सकता है कोई राज्य, मगर सांप्रदायिक राज्य और या सांप्रदायिक आदेश के रूप में इसे जाना जाता है। सांप्रदायिक राज्य या सांप्रदायिक आदेश ये है मद्रास स्टेट में हुआ करता था, राइट। और इसमें क्या था कि ये राज्य जो है मद्रास राज्य, वो अपने आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग रिजर्वेशन देती थी, अलग अलग जातियों को अलग अलग रिजर्वेशन देती थी, जो कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन था, राइट। क्योंकि इसमें तो आप अलग अलग जो है जाति के आधार पर नहीं रह सकते थे। तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया, दुराईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुराईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट। ये क्या है, तो इसमें क्या हुआ कि इनको प्रॉब्लम हुई एडमिशन में, मेडिकल में एडमिशन में प्रॉब्लम हुई जब एक लड़की को, तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भाई जाति के आधार पर जो है मद्रास में एडमिशन लिया जा रहा है, तो हमें एडमिशन में दिक्कत आ रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया। आगे क्या होता है कि आगे की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15(3) हमने समझ लिया। आर्टिकल 15(4) संविधान का प्रथम संशोधन होता है। आर्टिकल 15(4) 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ। क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश था कि ये जो है जाति धर्म के आधार पर अलग नियम नहीं बनाए जा सकते, उसे निरस्त करने के लिए, खारिज करने के लिए संविधान का प्रथम संशोधन हुआ। और उसके अंतर्गत क्या किया गया कि अब राज्य ST SC हो, हम कहेंगे उसे कि सामाजिक पिछड़ापन के आधार पे अलग कानून बना सकती है। तो स्वतः जो है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश खारिज हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 15(5) के अंदर। क्या है आर्टिकल 15(5)? आर्टिकल 15(5) ये कहता है कि देखिए, आर्टिकल 15(5) को समझने के पहले कहानी समझनी पड़ेगी। क्या कहानी है? तो 2006 का की ये घटना है जब एम्स में क्या था कि वहाँ पे एम्स एक क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान है, IIT IIM ये उच्च संस्थान है। तो वहाँ पे 2006 के पहले रिजर्वेशन नहीं दी गई थी सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे। तो वहाँ पे डिमांड करा, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन हुआ एम्स में, और उसके बाद उस आंदोलन के फलस्वरूप आर्टिकल 15(5) अस्तित्व में आया 2006 में। और इसके लिए संसद को 93 संविधान संशोधन करना पड़ा। और इसके अंतर्गत किया गया कि अब शैक्षणिक संस्थानों में, मतलब उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन किया जा सकता है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे। आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत मैंने जैसे कहा कि राज्य जो है कानून बना सकती है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, प्रेफरेंस दे सकती है। अब 15(4) और 15(5) में डिफरेंस यही है कि 15(4) के अंतर्गत सिर्फ जो लोअर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे कानून बना दिया गया आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत। मगर 15(4) के अंतर्गत उच्च जो शिक्षण संस्थान है वहाँ के एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं था, उसे इस आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत बाहर रखा गया था। दैट्स वाई प्रोटेस्ट हुआ था 2006 में एम्स में, और आर्टिकल 15(5) अस्तित्व में आया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।